वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल बीकानेर। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने वाउंड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वाउंड के बारे में हमने बताया था कि वाउंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वाउंड होते हैं। आज हम बात करेंगे वाउंड हीलिंग की। वाउंड हीलिंग की कि वाउंड जो होता है, जो घाव जो होता है, वो हील कैसे होता है, कैसे वो ठीक होता है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउंड हीलिंग, कितने टाइप्स की वाउंड हीलिंग होती है और वाउंड हीलिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या स्टेजेस है वाउंड हीलिंग की, एंड फेज ऑफ वाउंड हीलिंग लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। क्लियर। सबसे पहले क्या होता है वाउंड हीलिंग गाइस? एक कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, मैंने क्या बताया था, वाउंड होता क्या है, कोई भी स्किन है उसके अंदर टीयर हो जाता है। ठीक है, इसके इंटीग्रिटी के अंदर ब्रेक लग जाता है, ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन। क्लियर। उससे क्या होता है, जो फंक्शन है एंड जो स्ट्रक्चर है वो टिश्यू की, वो क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, मतलब एबनॉर्मल हो जाती है। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाती है कोई भी टिश्यू की। क्लियर, उसे बाउंड कहते हैं। तो हम हीलिंग के अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो फंक्शन जो डिसरप्ट हुआ उसको क्या करेंगे, हम रीजनरेट कर लेंगे। ठीक है, उसको जो भी फंक्शन डिसरप्ट हुआ उसको वापस ले आएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वाउंड हीलिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेथड है टू अचीव एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ डिसरप्टेड टिश्यू बस वेरियस कंपोनेंट्स। और वो वापस कैसे लाएंगे, वापस लाने में कौन मदद करेगा, यहाँ पर आपके न्यूट्रोफिल्स मदद करेंगे, मैक्रोफेजेस मदद करेंगे, लिम्फोसाइट्स मदद करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट मदद करेंगे, कोलेजन मदद करेंगे इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेज पाथवे। एक सिक्वेंशियल पाथवे में ये सारे मदद करेंगे और मदद करने के बाद में जो हमारा जो टिश्यू का फंक्शन है या फिर जो उसकी स्ट्रक्चर है वो वापस अचीव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वापस अचीव हो जाएगी। उससे क्या बोलेंगे हम, वाउंड हीलिंग बोलेंगे। कौन कौन मदद कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेज पाथवे में मदद करेंगे और हमारा जो वाउंड है वो हील कर जाएगा, वाउंड हील कर जाएगा। एक नॉर्मल सीक्वेंस देखेंगे कैसे वाउंड हील होता है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। एक निमोनिक आपका हिप एमआरआई, हिप मतलब जानते हो ना, हिप। ठीक, हिप की हम एमआरआई करा लें। ठीक है, अपने हिप्स जो होते हैं उनके अगर हम एमआरआई कराएं तो हमें ये निमोनिक है ये याद हो सकता है कि हीलिंग के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हीमोस्टेसिस होता है। ठीक है, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस मतलब जो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, जो ब्लड लेवल है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, हीमोस्टेसिस। एंड देन एच से हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होंगे, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। देन प्रोलिफ्रेशन होएगा, प्रोलिफ्रेशन होएगा। देन मैट्रिक्स सिंथेसिस होएगा, देन मैच्योरेशन होएगा, देन रीमॉडलिंग होएगी, देन एपिथेलाइजेशन होएगा, देन वाउंड कॉन्ट्रैक्शन होएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, हीमोस्टेसिस, देन इन्फ्लेमेशन, देन प्रोलिफ्रेशन, देन मैट्रिक्स सिंथेसिस, देन मैच्योरेशन, देन रीमॉडलिंग एंड देन एपिथेलाइजेशन एंड देन वाउंड रिट्रैक्शन। कैसे होता है पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखो, हिप एमआरआई। क्लियर। इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी, फिर प्रोलिफरेशन कोई भी टिश्यूज है। ठीक, मैट्रिक्स बनेगा, ठीक, मैच्योरेशन होएगा। तो ये सारी चीजें हम थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाएंगी। वाउंड हीलिंग में हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स क्या होते हैं वाउंड हीलिंग के? पहला टाइप होता है प्राइमरी हीलिंग। प्राइमरी हीलिंग, और प्राइमरी हीलिंग क्या होता है और कौन से वाउंड्स में प्राइमरी हीलिंग होता है वो हम देखेंगे। ये क्लीन इंसाइज्ड वाउंड में होता है या फिर सर्जिकल वाउंड। क्लीन इंसाइज्ड वाउंड, देखो ये वाउंड है, क्लीन शार्प एजेस होते हैं इसके, क्लीन इंसाइज्ड वाउंड है। ये कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से हो सकता है इंसाइज्ड वाउंड, या फिर सर्जिकल इंसिजन से यहाँ पर हो सकता है। जो अब इसमें क्या होता है, जो वाउंड एजेस हैं, एजेस, ये एजेस हैं, दोनों साइड के एजेस हैं, इनको हम सूचर से क्या कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेट पास पास ले आएंगे इसको सूचर से। एंड फिर क्या होता है, जैसे पास पास ले आएंगे यहाँ पर एपिथेलियल रीजनरेशन होने लग जाएगा। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो रीजनरेट करने लग जाएंगे। यहाँ पर फाइब्रोसिस बहुत कम होएगा। फाइब्रोसिस जो होता है वो क्या होएगा, बहुत कम होएगा। ठीक है, तो वाउंड हील रैपिडली विद कंप्लीट क्लोजर। रैपिडली वाउंड हील कर जाएगा अगर हम उसको अप्रोक्सीमेट कर दें, उनको पास पास ले आए एजेस को। ठीक है, तो ये सारी चीजें। स्कार जो होएगा वो बहुत कम होएगा एंड लीनियर स्कार होएगा। यहाँ पे लीनियर स्मूथ स्कार्स आपके यहाँ पर होंगे, एकदम जल्दी से हील कर जाता है और कंप्लीट क्लोजर आपका हो जाएगा इस वाउंड का। क्लियर, ये होता है प्राइमरी हीलिंग। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी हीलिंग की। सेकेंडरी हीलिंग जो है ये उन वाउंड्स में देखी जाती है जो जहाँ पर जो टिश्यूज है वो उनका लॉस हो जाए, ये टिश्यू बाहर आ गया, टिश्यू का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ऐसे वाउंड्स में क्या होगी, सेकेंडरी हीलिंग होगी। अब जो टिश्यू का लॉस नॉर्मल इंजरी में तो होएगा नहीं, आपका मेजर ट्रॉमा में, अगर मेजर ट्रॉमा हो गया या फिर बर्न एंड बाउंड विद सेप्सिस, ठीक है,
वहाँ पर आपकी सेकेंडरी हीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। सेकेंडरी हीलिंग यहाँ पर गाइस स्लोली हीलिंग होगी, स्लोली, ठीक है। वहाँ पर क्या था, फास्ट था। एंड फाइब्रोसिस होगी, वहाँ पर एपिथेलाइजेशन ज़्यादा था, यहाँ पर फाइब्रोसिस ज़्यादा है, ठीक है। फाइब्रोसिस मतलब कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, वो सारे हम प्रोसेस देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ पर स्कार, वहाँ पर स्कार लीनियर था, यहाँ पर वाइड स्कार है गाइस, वाइड स्कार है, ओपन हाइपरट्रोफिड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। जो स्कार है वो हाइपरट्रोफिड होता है एंड कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक। यहाँ पर एक डिसेबिलिटी भी हो सकती है आपकी, डिसेबिलिटी एंड रीएपिथेलाइजेशन अकर फ्रॉम रिमेनिंग डर्मल एलिमेंट्स और बाउंड मार्जिन। रीएपिथेलाइजेशन भी होता है लेकिन इतना नहीं होएगा, और वो रिमेनिंग जो डर्मल एलिमेंट्स हैं बच रहे हैं, जो डर्मल स्किन के जो एलिमेंट्स हैं जो बच रहे हैं वहाँ उससे रीएपिथेलाइजेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डिसेबिलिटी मतलब फिजिकली हैंडीकेप्ड, कोई भी डिसेबिलिटी, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बात है। तो ये सेकंड हीलिंग समझ में आ गई कौन से बाउंड्स में होती है। ये मेजर ट्रोमा में अंदर कोई भी टिश्यू डिस्ट्रिप्ट हो गया, मतलब कोई भी टिश्यू आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, टिश्यू लॉस हो गया, उसके अंदर यहाँ पर सेकेंडरी हीलिंग होगी। बहुत तो जल्दी नहीं होती है, स्लोली होती है। फाइब्रोसिस यहाँ पर होता है एंड डिसेबिलिटी हो सकती है, वाइड स्कार होएगा। तो प्राइमरी हीलिंग है सेकेंडरी हीलिंग में डिफरेंस समझ में आ गया ना, क्लियर। नेक्स्ट अब आता है टर्सरी वाउंड हीलिंग, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। कैसे हमने क्या किया, मान लो वाउंड हो रहा था टिश्यू का, यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाउंड को डिब्राइड कर दिया, इसको बाहर निकाल लिया और इसको साफ कर दिया, ठीक है, साफ कर दिया। वाउंड के अंदर जो भी खराब टिश्यू प्रेजेंट था उसको हमने डिब्राइड कर दिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ से साफ कर दिया, ठीक है। लोकल इन्फेक्शन, ठीक है। आफ्टर वाउंड डिब्राइडमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लोकल इन्फेक्शन, वाउंड इज क्लोज्ड विद सूचर्स और कवर यूजिंग स्किन ग्राफ्ट। हमने क्या किया, साफ कर दिया, फिर वाउंड को हमने क्लोज कर दिया टांकों से, टांके लगा दिए उसकी और कवर कर दिया स्किन ग्राफ्ट से, ठीक है, कवर कर दिया यूजिंग स्किन ग्राफ्ट। समझ में आ गया। प्राइमरी कंटामिनेटेड और मिक्स्ड टिश्यू वाउंड हील्स बाय टर्सरी इन्फेक्शन। जो प्राइमरी कंटामिनेटेड जो वाउंड्स होते हैं एंड मिक्स्ड टिश्यू वाउंड जो होते हैं वो टर्सरी इंटेंशन से यहाँ पर कवर हील्स होते हैं। टर्सरी में क्या होता है, हमने डिब्राइड कर दिया वाउंड को, ठीक है, जो वाउंड्स के अंदर जो भी टिश्यूज थे उनको बाहर निकाल लिया, जो भी खराब टिश्यू थे बाहर निकाल लिया और उसको साफ कर दिया, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स लगा दी ताकि इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं हुए, ठीक है। फिर हम वाउंड को क्लोज कर देते हैं सूचर से, ठीक है, और उसे स्किन ग्राफ्ट से कवर कर देते हैं, क्लियर। ये होता है टर्सरी वाउंड हीलिंग। अब बात करते हैं वाउंड हीलिंग की स्टेजेस क्या होती है। पहली स्टेज होती है इन्फ्लामेशनरी रिएक्शंस होगी, देन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होएगा ड्यू टू फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी। जो फाइब्रोब्लास्ट है, जो भी फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होती है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो वहाँ पर कोलेजन या फॉर्मेशन करेगी और ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कोलेजन यहाँ पर मैंने बताया एंड ग्राउंड सब्सटेंस अकर, सिंथेसिस कोलेजन का सिंथेसिस होएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है, ग्रेनुलेशन स्टेज, सेकंड वाली। पहली क्या है, इन्फ्लेमेशन, सेकंड ग्रेनुलेशन, थर्ड एपिथेलाइजेशन, यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू है वो थोड़े रिजनेट करेंगे, ठीक है। फोर्थ स्कार बनेंगे, फिफ्थ मैच्योरेशन, स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, क्लियर, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस हैं गाइस, ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं, क्लियर। अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इन स्टेजेस को डिटेल में देखते हैं गाइस। पहली स्टेज है इन्फ्लेमेटरी स्टेज। इन्फ्लेमेटरी स्टेज कब होती है, ये इमीडिएटली आफ्टर वाउंड फॉर्मेशन, जैसे घाव बना ये स्टेज होने लग जाती है, चालू हो जाती है, बिगिन इमीडिएटली आफ्टर वाउंड फॉर्मेशन, जैसे घाव बना उससे जस्ट बाद में इमीडिएटली ये स्टेज चालू होने लग जाती है और ये 4 से 6 दिन तक चलती है। कितने दिन तक, 4 से 6 दिन तक चलती है। यानी अब इन्फ्लेमेशन हो रहा है गाइस, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेटरी हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए 4 फीचर्स हैं, र्यूबर, कैलर, ट्यूमर, डोलर। आपको पता है, ठीक है, र्यूबर रेडनेस हो जाएगी, कैलर मतलब हीट, कैलोरी हीट डेवलप होगी, ट्यूमर मतलब ग्रोथ यहाँ पर होगी एंड डोलर पेन डेवलप हो जाएगा, पेन डेवलप होएगा, ठीक है। तो ये चार जो मेजर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इन्फ्लेमेटरी फेज के अंदर, 4 ये जो साइंस हैं ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। फीचर ऑफ इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल न्यूकोसाइड्स होते हैं, यहाँ पे ये 48 आवर्स में अपेयर होने लग जाएंगे। जैसे ही 2 दिन पूरे हुए 48 आवर, जो पीएमएन ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स जाएंगे, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आने लग जाएंगे 48 आवर बाद में। एंड वो जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या सिक्रेट करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एंड बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। क्या जो पीएमएन ल्यूकोसाइट है, जिन्हें हम न्यूट्रोफिल्स भी कह सकते हैं, ये क्या करते हैं,
ये फ्री रेडिकल्स सिक्रेट करेंगे एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज सिक्रेट करेंगे। और ये जो रिलीज हुआ, ये क्लोट जो भी ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हुए या फिर बैक्टीरिया ऑक्सीजन ड्राइव्ड फ्री रेडिकल्स जो रिलीज हुए, ये मदद करते हैं क्लोट को रिमूव करने में एंड फॉरेन बॉडी को रिमूव करने में, बैक्टीरिया को रिमूव करने में। ये सारी चीज़ें करने में ये आपका जो पीएमएन ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये मदद करते हैं। समझ में आ गया इन्फ्लेमेटरी हेज के अंदर क्या होता है? 4 साइंस आएंगे एंड जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये आपका कुछ सिक्रेट करेंगे और वो जो सिक्रेशन है वो क्लोट को रिमूव करने के काम आएगा, फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के काम आएगा, बैक्टीरिया को रिमूव करने के काम आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट, अब गाइस कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं जो वाउंड हीलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स है। ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये वाउंड हीलिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ और फैक्टर और भी केमिकल्स हैं जैसे इंटरल्यूकिन्स हैं, ये भी वाउंड हीलिंग में मदद करेंगे। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स हैं, TNF, ये भी वाउंड हीलिंग में मदद करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन भी वाउंड हीलिंग में मदद करेंगे। कोलेजिनेज भी वाउंड हीलिंग में मदद करते हैं। इलास्टेज एक एंजाइम है, ठीक है, वो भी मदद करता है। कोलेजिनेज कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है। कोलेजिनेज ये भी वाउंड हीलिंग में मदद करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी वाउंड हीलिंग में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो केमिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे जो केमिकल फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, वाउंड हीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहली फेज हमने देखी इन्फ्लेमेटरी फेज। ठीक है, सेकेंड फेज हम देखेंगे प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कुछ चीज़ का प्रोलिफरेशन हो रहा है, कुछ चीज़ बन रही है। तो इसमें क्या होता है गाइस, कोलेजन फॉर्मेशन होता है, एंड ग्लाइकोसामीन्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये केमिकल्स हैं, कोलेजन फॉर्म एंड ग्लाइकोसामीन्स। ये एक सेल होती है हमारे बॉडी के अंदर, फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है। ठीक है, ये इन चीज़ों को बनाती है, कोलेजन बनाती है, ग्लाइकोसामीन बनाएगी। ये 3 दिन बिगिन इन 3 डेज, 3 दिन में बिगिन होती है एंड 6 वीक तक चलती है। 3 डे चालू होगी, बाउंड हुआ, बाउंड के 3 दिन बाद में ये स्टेज चालू होगी और 6 वीक तक ये स्टेज चलेगी। ठीक है, चलेगी। यहाँ पर कुछ और चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, कोलेजन बन गए, ग्लाइकोसामिन बन गए, हाइड्रोक्सीप्रोलिन फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन भी सिंथेसाइज होता है। ये दोनों चीज़ें सिंथेसाइज होती हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन सिंथेसाइज होंगी बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स से। ये दोनों हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन सिंथेसाइज होंगी किसकी हेल्प से, आयरन एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड विटामिन सी, इन तीनों की मदद से हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन ये सिंथेसाइज होंगे। अब जो हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, हाइड्रोक्सीलाइसिन जो है, ये कोलेजन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में रोल अदा करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन कोलेजन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोलेजन फॉर्मेशन प्रोलिफरेटरी फेज में होगा और कोलेजन फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। ठीक है, ये कौन सिंथेसाइज करता है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग आयरन एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड विटामिन सी, इनकी हेल्प से। क्लियर? ट्रोपोकोलेजन इज प्रोड्यूस्ड विच एग्रीगेट टू फॉर्म कोलेजन फाइब्रिल। एक ट्रोपोकोलेजन भी बनता है जो एग्रीगेट होती है, ट्रोपोकोलेजन है, ये एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगे, कोलेजन एक फाइब्रिल्स बना लेता है, फाइब्रिल बना लेगा। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज में देखो हमने देखा इन्फ्लेमेटरी फेज, उसके अंदर न्यूट्रोफिल का रोल होता है। प्रोलिफरेटरी मतलब कुछ बन रहा है, कोलेजन बनेगा, ग्लाइकोसामिन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सीलाइसिन यहाँ पर सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आएगा आपका एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोप्लास्टिया अकर इन प्रोलिफरेटिव फेज। अब जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। प्रोलिफरेटिव फेज में कोई न्यू ब्लड वेसल्स हैं वो भी बनना चालू होंगी। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स बनना चालू होंगी एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, एंड फाइब्रोप्लास्टिया जो फाइब्रस टिश्यू है उसकी ग्रोथ होने लग जाएगी, फाइब्रस टिश्यू है उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, एंजियोजेनेसिस न्यू ब्लड वेसल बनेंगे, फाइब्रस टिश्यू उसकी ग्रोथ होगी प्रोलिफरेटिव फेज में। ठीक है, एंड इन सब से जो एंजियोजेनेसिस हुआ, फाइब्रोप्लास्टिया हुआ, ये रीजन है ग्रेनुलेशन टिश्यू को फॉर्मेशन के लिए। भाई ये होएंगे तो ये जो है फाइब्रोप्लास्टिया एंड एंजियोजेनेसिस जब हो रहा है तो ग्रेनुलेशन टिश्यू अपने आप फॉर्म होने लग जाएगा। ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर क्या रहेगा गाइस, एक होता है फाइब्रोब्लास्ट, न्यू कैपिलरी कोलेजन जो बनेगा, न्यू कैपिलरी मतलब न्यू जो कैपिलरी बन रही है, एंजियोजेनेसिस हो रहा है ना, न्यू कैपिलरीज बन रही है, कोलेजन बन रही है, फाइब्रोनेक्टिन एंड हाइलुरोनिक एसिड जो बन रहा है, ये सारों का जो कंटेंट मिला के हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है। अब देखो प्रोलिफरेटिव फेज मैंने बताया थी कुछ फॉर्मेशन होगा, क्या क्या फॉर्म होंगे, कोलेजन बनेगा। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होगा, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, एंड एंजियोजेनेसिस न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगे। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलेंगे। क्लियर? ठीक है,
अब नेक्स्ट आती है गाइस रीमॉडलिंग फेज। रीमॉडलिंग हमने देखा 5 इन्फ्लेमेटरी, देन हमने देखा प्रोलिफरेटिव, एक होता है रीमॉडलेटरी फेज, रीमॉडलिंग फेज। रीमॉडलिंग फेज गाइस 6 वीक्स बिगिन होता है, बिगिन विद 6 वीक, 6 वीक बाद में बिगिन होता है बाउंड बनने के, एंड 2 साल तक हमारा चलता है, 2 ईयर तक चलता है। यहाँ पर क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। जो कोलेजन बनाना प्रोलिफरेटिव फेज में गाइस, उसका मैच्योरेशन होएगा। और मैच्योरेशन कैसे होगा, जो कोलेजन है उसकी क्रॉस लिंकिंग होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्कार। जो स्कार बनेगा उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, खींचने की जो क्षमता है, वो इस क्रॉस लिंकिंग से ही बेहतर होती है। जो भी स्कार बनेगा वो वापस रप्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोलेजन प्रोडक्शन इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर 42 डेज ऑफ वाउंड हीलिंग। कोलेजन प्रोडक्शन 42 दिन के अंदर अंदर ही बनता है, उसके बाद में कोलेजन प्रोडक्शन नहीं होता, ठीक। तो ये रिमॉडलिंग फेज थी गाइस, ठीक है। एंड गाइज ये हमारे कोर्सेज हैं, ये आपका पूरा वाउंड हीलिंग हुआ कि वाउंड हीलिंग कैसे होता है, समझ में आ गया। अब देखो स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ देखी थी स्टार्टिंग में कि हिमोस्टेसिस हमने हमें बताया था कि पहले सारा पढ़ लेते हैं फिर हम यहाँ पर वापस आएंगे। देखो वाउंड हीलिंग बताया था कि जो भी फंक्शन है उसको वापस अचीव करते हैं, ठीक है। हिमोस्टेसिस हमने देखा था, हिप एमआरआई से जो भी इवेंट्स होते हैं वो एक निमोनिक से हमने याद किया था, हिप एमआरआई, हिमोस्टेसिस, देन इन्फ्लेमेशन। हमें समझ में आ गया इन्फ्लेमेशन क्या होता है। प्रोलिफरेशन समझ में आ गया कि प्रोलिफरेशन में क्या होता है, कोलेजन बनता है। मैट्रिक्स सिंथेसिस, मैट्रिक्स सिंथेसिस, मैट्रिक्स सिंथेसिस मतलब जो भी चीज़ बन रही है ना, सिंथेसिस हो रहा है, कोलेजन बन रहा है, ठीक है। फिर मैच्योरेशन हो रहा है कोलेजन का, कोलेजन क्रॉसिंग हो रही है, ठीक। रीमॉडलिंग, एपिथलाइजेशन, देन बाउंड कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ें आप समझ में आने लगी होंगी आपकी कि कैसे क्या हो रहा था, ठीक है। वापस लास्ट में आते हैं, रिमॉडलिंग में क्या हुआ समझ में आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्कार, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग से, ठीक है। तो गाइज ये हमारा पूरा वीडियो है वाउंड हीलिंग पे, बहुत होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड 3 कोर्सेज हमारे, आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए गाइज, बहुत अच्छे से पढ़िए। एंड थैंक यू गाइज।